नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विपिन और स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी विद विपिन में। तो दोस्तों, आज है 6 अक्टूबर 2020 और हम बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आज के सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हर एक वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही अगर आप मेरी मैथ की क्लास को अटेंड करना चाहें तो दोस्त, मैथ के सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल पे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद एसएससी गोल सेलेक्ट करके आपको एजुकेटर बॉक्स में मेरा नाम टाइप करना होगा, विपिन शुक्ला। मेरी प्रोफाइल ओपन होगी, मुझे फॉलो करिए। और पर डे मैं आपको बता दूं, एक फिक्स टाइमिंग है, शाम को 4 बजे आपको डेली यहाँ पे क्वांट सेक्शन की क्लास मिल जाएगी चैप्टर वाइज। तो मैथ के लिए आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मेरी क्लास को आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और देखते हैं कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है कि निम्न में से किस राज्य की येदियुरप्पा सरकार में संस्कृति और पर्यटन मंत्री सीटी रवि ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कर्नाटका की बात यहाँ पे हो रही है। कर्नाटका राज्य में येदियुरप्पा सरकार में संस्कृति और पर्यटन मंत्री रह चुके सीटी रवि ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये अपने पद से इस्तीफा देने के बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर दिया है। बीजेपी में इन्होंने किस पद पे काम करना शुरू किया है? तो ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए हैं। यानी कि ये भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर ये इस समय विराजमान होंगे। इन्होंने कहाँ से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है? येदियुरप्पा सरकार से। अभी तक ये कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार में थे, वहां से मंत्री भी रह चुके हैं, संस्कृति और पर्यटन मंत्री, लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो नाम भी याद रखिएगा, नाम भी इंपॉर्टेंट है, सीटी रवि। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो कह रहा है एचडीएफसी बैंक के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रवि संथानम को फोर्ब्स की वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ सूची में कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो मैं आपको राइट आंसर बता दूं, इनको 39वां स्थान मिला है। विश्व के 50 सबसे प्रभावशाली सीएमओ की सूची में एचडीएफसी बैंक के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, इनका नाम भी याद रखिएगा, रवि संथानम, इनको फोर्ब्स की वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ की सूची में 39वां स्थान मिला है। ये फोर्ब्स की सूची में किसी भारतीय कंपनी के अकेले सीएमओ हैं। याद रखना मेरे दोस्त, ये एक इकलौते सिंगल सीएमओ हैं जिनको फोर्ब्स की सूची में स्थान मिला है। तो ये इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, नाम को भी याद रखिएगा। और एचडीएफसी बैंक का कौन सा स्थान है, इनको भी याद रखिएगा। टोटल इनका 39वां स्थान है 50 सबसे प्रभावशाली सीएमओ की लिस्ट में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात दोस्तों यहाँ पे हो रही है कि निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित डेटा के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 में देश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 2206 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है? दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है नाबार्ड। किसकी बात हो रही है? नाबार्ड। नाबार्ड के द्वारा एक डेटा दिया गया, बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी याद रखना, कभी कभी बैंकिंग के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मैं बोल देता हूँ। बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड ने जो भी अपना डेटा दिया है, तो इनके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2020 में जितने भी आपके रूरल बैंक हैं, ग्रामीण बैंक हैं, इनको 2206 करोड़ रुपए का प्योर नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2020 तक देश के 685 जिलों में, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट में? 685 डिस्ट्रिक्ट में 45 आरआरबी ऑपरेशन है। 45 ऐसे आरआरबी ऑपरेशन, मतलब आरआरबी के हेडक्वार्टर है। जबकि 26 बैंकों को मुनाफा भी हुआ है, जबकि इसके अलावा 19 को नुकसान हुआ है। और 19 का नुकसान केवल कितना है? तो आप देख सकते हो 2206 करोड़ रुपए। तो इस सूची किसने जारी की? नाबार्ड ने जारी की। नाबार्ड रेगुलेट करता है आपकी सारी ग्रामीण बैंकों को, आप अच्छे तरीके से जानते हो। आगे चलेंगे। चौथे नंबर पॉइंट की दोस्तों अगर बात करें तो आईसीसी ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो अवार्ड के बारे में आप जानते हो दोस्त कि अवार्ड हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर अवार्ड की मैं बात करूं तो यहाँ पे रतन टाटा की बात हुई। रतन टाटा जो कि आपको इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स के तहत रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। टाटा के नेतृत्व में उनका ग्रुप केवल 3 दशकों में अमेरिका की सबसे बड़ी भारतीय रोजगार प्रदाता कंपनी बन गई है। यानी कि इनका कहना है, किसका? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि रतन टाटा के नेतृत्व में इनकी जो कंपनी है वो केवल 3 दशकों में सबसे बड़ी भारतीय रोजगार प्रदाता कंपनी बन गई है। कहाँ की? अमेरिका की।
तो किसको मिलेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? मिल चुका है किसको? रतन टाटा को। किसने दिया है? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि एसन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी को पैदा करने वाले गैस्ट्रिक रोगाणु का पता लगाने के लिए नया ब्रेथ प्रिंट खोजा है? दोस्तों यहाँ पे जिस बीमारी की बात हो रही है उस बीमारी का नाम है आपका अल्सर। एसन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता में है और डॉक्टर मणिक प्रधान और उनकी जो टीम है उनके वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि अल्सर पैदा करने वाले जो गैस्ट्रिक रोगाणु हैं इनका पता लगाने के लिए इन्होंने एक नया ब्रेथ प्रिंट खोजा है जो क्या करेगा? पेप्टिक अल्सर का कारण बनता है और जो भी हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइन है इसके द्वारा जो शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है इन सारी चीजों का पता लगाएगा कौन? ये आपका जो नया ब्रेथ प्रिंट है। तो इन्होंने एक नई खोज की है किस बीमारी के लिए? अल्सर बीमारी के लिए। किसने किया है? एसन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज। कहाँ पे है? तो दोस्त ये है कोलकाता में। अगले पॉइंट पे चलेंगे। अगला पॉइंट दोस्तों आज का ये है कि भारत ने सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता से लैस किस बैलिस्टिक मिसाइल के नए संस्करण का हाल में ही सफल परीक्षण किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया से रिलेटेड है। यहाँ पे दोस्त बात हो रही है उस मिसाइल की जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल की बात हो रही है जिसका नया संस्करण हाल में ही भारत ने इसका सफल परीक्षण किया है। तो उस मिसाइल की अगर हम बात करें तो उस मिसाइल का नाम है दोस्त सौर। अगर हम सौर की बात करें तो भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली, सतह से सतह पर मार का मतलब पृथ्वी पे रह के पृथ्वी पे ही मार करने वाली नई परमाणु क्षमता से लेस बैलिस्टिक मिसाइल सौर के नए संस्करण का ओडिशा के बालासोर में हाल में ही सफल परीक्षण किया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कहाँ किया गया है? ये किया गया है उड़ीसा के बालासोर में। अच्छा, अगर इनकी बात की जाए तो सौर मिसाइल के आने से दोस्त मौजूदा मिसाइल सिस्टम जो है उनको और ज्यादा मजबूती मिलेगी और ये मिसाइल पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का जमीनी रूप है। कहाँ से लॉन्च की जा रही है? पनडुब्बी से, जो कि समुद्र के अंदर रहती है। तो नाम याद रखिएगा, नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट। नाम क्या है दोस्त? नाम है इस मिसाइल का सौर। अगले पॉइंट पे चलेंगे। 7वां नंबर पॉइंट दोस्तों ये है कि रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कौन से वार्षिक सत्र को संबोधित किया? तो दोस्तों आपकी बात 74वां सत्र था। रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हाल में ही हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 74वें वार्षिक सत्र को संबोधित किया है और इन्होंने ये कहा कि भारत की आत्मनिर्भर बनने की क्षमता, संचालन के विस्तारित पैमाने, विनिर्माण के बेहतर कार्य व्यवहार को लागू करने और गुणवत्ता सुधार को पूरी दुनिया में मान्यता मिल रही है। ये उन्होंने हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स को संबोधित करते हुए कहा है। अब की बार कौन सा इसका सत्र था? तो इसका आपकी बात 74वां सत्र था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बिहार चुनाव के लिए मधु महाजन और बी आर बालाकृष्णन को किसने विशेष व्यय पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों चुनाव आयोग। भाई जब चुनाव की बात हो रही है तो चुनाव से संबंधित जितने भी काम होंगे वो सारे चुनाव आयोग ही करेगा। तो चुनाव आयोग ने हाल ही में वर्ष 1982 बैच के IRS अधिकारी है मधु महाजन और वर्ष 1983 के IRS अधिकारी हैं बालाकृष्णन। इनको बिहार के चुनाव के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव भ्रष्टाचार मुक्त रहे और उसमें कोई भी धांधली ना हो। अगले पॉइंट पे चलेंगे। तो अगला पॉइंट दोस्तों ये है कि 5 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया में अगर हम टीचर्स डे की बात करें तो इंडिया में जो आपका टीचर्स डे है वो 5 सितंबर को सेलिब्रेट होता है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में जो हमारा टीचर्स डे है वो 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। तो याद रखिएगा विश्व शिक्षक दिवस जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में मनाया जाता है। इस दिन शिक्षकों को सामान्य रूप से और कतिपय कार्यरत और सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित भी किया जाता है। तो याद रखिएगा इंडिया का टीचर्स डे 5 सितंबर, वर्ल्ड का टीचर्स डे होता है आपका 5 अक्टूबर। नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ट्यूनीशिया की ओंस जबेउर फ्रेंच ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली भारत की या फिर किस देश की कौन सी पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो दोस्त मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सऊदी अरब की। सऊदी अरब की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी है जिनका नाम आपके सामने लिखा हुआ है ओंस जबेउर फ्रेंच। ये ओंस जबेउर इन्होंने फ्रेंच ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची है ये और ऐसा पहुंचने वाली है सऊदी अरब की पहली महिला खिलाड़ी है। तो याद रखिएगा ट्यूनीशिया की ओंस जबेउर फ्रेंच ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली सऊदी अरब की पहली महिला खिलाड़ी है। इन्होंने अपने थर्ड राउंड में बेलारूस की 8वीं सीड अरीना को हराया है
और यह उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। तो सऊदी अरब से अभी तक कोई फ्रेंच ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचा था। ये पहुंचने वाली कौन सी महिला है? तो ये फर्स्ट ऐसी महिला है जो सऊदी अरब से है और ये फ्रेंच ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। तो दोस्त यहाँ तक ही हम अपने आज के क्लास को रखेंगे, आज के सेशन को रखेंगे। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।